बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो हमारी कनाडा के हवाले से है, ये वीडियो हमारी ओंटारियो के हवाले से है और उसने पिछले गुज़रे अगर आप उसके 4-5 सालों को अगर आपने उसको गौर किया है तो ये बहुत बड़ी तब्दीली मानी जा रही है। और मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये जो गुज़रा महीना है जून का, इसमें जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी ऑफ़र आपके सामने आई हैं ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये चाहता है, ओंटारियो चाहता है कि आप कोशिश करें कि आप ओंटारियो में अगर कम हुनरमंद भी हैं, कम स्किल्ड भी हैं या स्किल्ड हैं या जो भी हैं, आप वहाँ पर ज़रूर पीएनपी में जाएं। ठीक है ना, आप आएँ वहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे मामला ये है कि आप इसे किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एक होता है कि हम आपको चाहे किसी भी मीडियम से या कोई भाई भी हमारा आपको इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि तब्दीलियाँ आ गई हैं, ओंटारियो ने पीएनपी के अंदर या ओआईएनपी के अंदर तब्दीलियाँ की हैं या कुछ भी कहता हूँ ऐसा, तो उसको आप ज़रूर वेरीफाई किया करें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके सामने अथेंटिक मालूमात होनी चाहिए, बजाय कि चाट मसाला आपके सामने पेश कर दिया जाए। हम बात कर रहे हैं इस टाइम हम ओंटारियो की और ये बात हो रही है 26 जून की। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन ये इसी हफ्ते की बात है, लेकिन आपके सामने जब ये वीडियो आएगी तो आप तब देखिएगा। तकरीबन विद इन अ वीक की ये बात है कि जब मैंने इसको रिसर्च कर ली है और मैंने इसे उर्दू में कन्वर्ट कर लिया तो आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पर 3 नए परमानेंट पाथवे आ गए हैं। तो पीआर का जो पहला पाथवे है उसको हम कहते हैं 0 से 3 तक का टीर जो है, वहाँ पर अगर आप मैनेजर की पोस्ट पे हैं पाकिस्तान में या दुबई में या सऊदीया में, कतर, ओमान, बहरीन में, कहीं पर भी अगर आप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर हैं या आप प्रोफेशनल वर्कर हैं या आप इंजीनियर हैं, आईटी में हैं, टीचर हैं, नर्स हैं या स्किल्ड ऑक्यूपेशंस में किसी भी स्किल्ड ऑक्यूपेशन के अंदर हैं तो आप टीर 0 से 3 में आते हैं और ये वर्क फोर्स पाथवे कहलाएगा। ये परमानेंट पाथवे है, ये बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर आप टीर 4 और 5 की बात करें तो उसके अंदर वेयर हाउस, केयर गिवर्स, ट्रक ड्राइवर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, फार्म वर्कर्स, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और दीगर नीम हुनरमंद मिड स्केल या मीडियम स्केल कह सकते हैं आप उसको, वर्कर जो हैं वो टीर 4 से 5 में आएंगे। और तीसरा टीर जो उन्होंने दिया है उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। और ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड की जो ये कैटेगरी है ये अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं और मैं उनसे कहता हूं कि भाई आप लोग इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप लोग चैनल को फॉलो प्रॉपरली नहीं कर रहे या वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए सवाल निकलते हैं। यह है सेल्फ एम्प्लॉयड फिजिशियन पाथवे। ठीक है ना, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप इस पीआर के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सिंपल सी बात यह है, ओंटारियो कह रहा है कि आप दरखास्त दे दें। आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, आपका अपना क्लिनिक है, अपना हॉस्पिटल है, अपना सिस्टम है, आप दे सकते हो। और अप्लाई करते हुए भी आपको कनाडा से जॉब रिक्वायर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ऑलमोस्ट इसमें अगर मैं जनरली बात करूं तो सभी कवर हो रहे हैं। इसकी जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है आपको मैंने इन्फॉर्म कर दी है। इसमें डिपेंड करेगा कि ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आपके पास सब कुछ हो, यानी कि जिस तरह हम आम लोगों को कहते हैं कि आपके पास आइल्स होना चाहिए, वेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशनल है कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर आपसे तकरीबन 4 बैंड भी मांगा जाएगा, 5 बैंड भी मांगा जाएगा और आपसे वेस मांगा भी जाएगा और बाज में नहीं मांगा जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है बाज में। ठीक है ना, बाज का मतलब ये होता है कि कंफर्म नहीं है, कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन हो, यानी कि आपने मैट्रिक किया हुआ हो और बाज में ऑक्यूपेशन में ईसीए है, बाज में नहीं है। तो ये आपने पहले नहीं करना, बाद में करना है। ठीक है, मतलब ये जो हम कहते हैं ना आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, तो अभी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो पूरे माने जाएंगे अगर आप ओंटारियो के लिए बात करेंगे तो। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये होगी, आखिरी बात ये होगी कि आपके पास फंड भी होने चाहिए जो आप वहां पे लेके जाएंगे, क्योंकि जो भी इमिग्रेशन पे जाएगा, ये पीएनपी इमिग्रेशन ही है, तो वो फंड जरूर लेके जाएगा एज पर उनकी हिदायत के, जो भी वो आपको बताएंगे आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। अच्छा, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मियाँ बीवी हैं, आप अकेले आदमी हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो ये वो बताएंगे कि आपके पास कितना फंड होना चाहिए। यहाँ से हम नहीं बता सकते। अच्छा, उसके बाद सबसे पहली बात क्या है कि जी स्टेप 1 में क्या है, आपको
ओंटारियो के अंदर सबसे पहले प्रोसेस का आगाज़ करना है। जिन लोगों को जॉब अरेंज करनी है वो जॉब मांगेंगे, जो नहीं मांगेंगे वो लोग अप्लाई सीधा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ से आपको आएगा एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद आपका ओंटारियो ड्रॉ का आप इंतज़ार करेंगे, यानी कि आपकी अकाउंट बन जाएगा। इन्विटेशन मिलने पर आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, ओंटारियो नॉमिनेशन हासिल करेंगे और उसके बाद फेडरल PR IRCC में हम अप्लाई करेंगे। स्टेप 7 के अंदर हम मेडिकल अप्लाई करेंगे, पुलिस सर्टिफिकेट बनवाएंगे और आपको बायोमेट्रिक करवाएंगे। स्टेप 8 के अंदर हम परमानेंट रेजिडेंट्स अप्रूवल हासिल कर लेंगे। और आप अगर ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं, ओंटारियो आपको एक्सप्रेशन में इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको 600 पॉइंट दे रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये बात तो भूल जाइए कि इसके बाद फिर कोई इनकार करने वाला है। 570 पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट एंट्री है तो 600 पॉइंट के ऊपर क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर टियर 4 और 5 जो है वो बहुत सारी इसके अंदर नई जो शामिल की गई है ना, वो उस कैटेगरी में आता है। वेयर हाउस केयर गिवर, फूड प्रोडक्शन, होटल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स, ट्रक ड्राइवर, एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल ओंटारियो में अभी शामिल किया गया है, ये पहले नहीं था। तो इसलिए अगर आप वेयर हाउस से हैं, केयर गिवर से हैं, प्रोडक्शन है, होटल इंडस्ट्री से हैं, होटल इंडस्ट्री में आप कुछ भी डाल दीजिए ना। आप बोलते हैं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड में हूं, या मैं काउंटर पे काम कर सकता हूं, या मैं रूम बना सकता हूं, या वट जो भी कर सकते हैं आप। इवन कि डिश वॉशर हूं, मैं रूम क्लीन कर सकता हूं, या वट जो भी कर सकते हैं आप। फैक्ट्री के अंदर आप काम कर सकते हैं, फैक्ट्री वर्कर होते हैं ना, या आप लॉजिस्टिक में हैं या एग्रीकल्चर का आप काम कर सकते हैं। तो ओंटारियो आपको वेलकम करता है और इस सूरत हाल के अंदर अक्सर के अंदर आपको वो नहीं मांगते आपसे। आपको मैंने कहा कि बेस्ट रिपोर्ट या आइल्स रिपोर्ट वगैरह की बात फिर नहीं भी करते, डिपेंड करता है ना कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं, मैनेजर पे जा रहे हो या आप किस पे जा रहे हो, ये तमाम बातें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका अगर मोटा मोटा खर्चे की बात करें तो अगर ओंटारियो नॉमिनेशन की फ़ीस की बात करें, अगर आपका नॉमिनेशन आ जाता है तो तकरीबन 1500। अच्छा, मैं जब कुछ भी फिगर बोल रहा हूँ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 195 से, ठीक है ना। वो पाकिस्तान में अगर आप हैं तो पाकिस्तान में एक कैनेडियन कितने का है, 195 96 का है। तो आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए, आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, 200 पकड़ लीजिएगा। 1500 कैनेडियन डॉलर जो है वो इस स्ट्रीम की फ़ीस है। इसके अलावा आपका फेडरल प्रोसेसिंग जो होगी, फेडरल से भी होगी ना, IRCC भी करेंगे तो 1525 कैनेडियन डॉलर है, मल्टीप्लाई बाय 200। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा 85 कैनेडियन डॉलर। उसके बाद आपका मेडिकल होगा जो कनाडा करवाता है वो तकरीबन 200 कैनेडियन डॉलर। अगर आप आइल्स करेंगे तो डिपेंड ऑन योर कंट्री, आपके मुल्क में कितने का है देख लीजिएगा। ECA अगर कराना पड़ा तो डिपेंड ऑन योर कंट्री, अगर आपको कराना पड़ा तो फिर आप करवाइएगा, ठीक है ना। ये सबसे मौजू पाथवे है, इसको हम कहते हैं OINP, ठीक है। और OINP में आपको ये एप्लीकेशन जो है वो अपनी, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर जॉब के लिए तो आप जॉब हासिल करके ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप कहते हैं कि जी एज लिमिट क्या है, तो यहाँ पर एज लिमिट नहीं दी गई है और साफ वो लिखा है। मतलब मैंने सवाल किया ओंटारियो से, मैंने कहा कि बताइए कि एज लिमिट क्या है, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट से बात करनी होती है, उर्दू में हम बात करते हैं उनसे। तो इन्होंने कहा कि जी यहाँ पर हम आपको कोई भी एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दे सकते। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि आपके तमाम फैक्टर्स देखे जाएंगे, आपकी एज कुछ भी हो, यू कैन अप्लाई इन ओंटारियो। अब ये जो बात मैं करता हूँ ना आपसे ऐसे, ठीक है ना, तो ये आइज टू आइज है ना, आपके सामने मैं फेस कर रहा हूँ आपको। तो यही बात आपको मिलनी चाहिए ओंटारियो से, यही जवाब मिलना चाहिए ओंटारियो से, तब मज़ा आता है। तो यहाँ पर इस सूरत हाल जो है वो है। अच्छा, अब वो अलग बात है कि आप कहेंगे कि जी वो 46 साल के बाद क्या होगा, ये तमाम चीज़ें। तो मैंने वही कहा ना कि स्कोर का गेम है ना, आप कहीं पर तो स्ट्रॉन्ग होंगे। और दूसरी बात अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए फिर तो तमाम बातें जो है ना वो बराबर हो ही जाती हैं। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हों तो अपनी प्रोफाइल की अगर असेसमेंट दरकार हो, आपको चेक करवानी हो आपको, तो आप चेक करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और प्रोग्राम में आप लग गए, आपका CV देखा और मैंने असेसमेंट रिपोर्ट देखी, अगर आप किसी और प्रोग्राम में लग रहे होंगे तो आपको मैं कोई और एडवाइस कर दूंगा, ठीक है ना। ओंटारियो जिन लोगों के लिए है वो ही अप्लाई करेंगे, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। क्योंकि हम लोग जब असेसमेंट करते हैं, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम आपके सामने आया है ना, एलीट प्रोग्राम आपको जो मैंने दिया है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने ये किया कि जो एलीट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, जी जो लोग फीस जमा करा के बोलेंगे जी हमने एलीट प्रोग्राम में आपके पास आ गए, ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट प्रोग्राम में अगर आना चाहते हैं, उनको पसंद है, लेट्स से वो कहते हैं कि जी यूरोप में मुझे खुशी है, मुझे ऑस्ट्रेलिया में है, मुझे न्यूजीलैंड में है, मुझे कनाडा में है, फिर तो मैं नहीं छेड़ता उसको, फिर तो मैं उनको बोलूँगा। लेकिन अगर वो कहता है कि इसका फैसला ऑफिस करे, और ख़ास तौर पर अगर वो मेरा कहते हैं कि मैं करूँ, तो मैं उनकी असेसमेंट कर सकता हूँ और मैं उनको बता सकता हूँ कि आपके लिए बेहतर ये है, और इस बात की कोई फ़ीस नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि अगर वो हमारे एनरोल हो जाते हैं एलीट प्रोग्राम के अंदर, तो उनकी, क्योंकि वो सीरियस लोग हैं ना, तो उनकी असेसमेंट करने में, उनसे बात करने में, उनके सवाल के जवाब देने में डायरेक्ट मेरे साथ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक सीरियस आदमी के साथ आप लंबी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जर्नली आप रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। तो ये सूरत हाल जो आपके सामने है, जैसे भी आप समझेंगे कि मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने किसी प्रोग्राम में आना ही नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी असेसमेंट करवानी है कि मेरे लिए मौजू प्रोग्राम कौन सा है, तो आप अपनी असेसमेंट भी बुक कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं आपसे तमाम असेसमेंट करके आपके साथ में काउंसलिंग का एक सेटअप हमारा बन जाएगा, ऑफिस अरेंजमेंट कर देगा। और वो वीडियो होती है, ऑडियो होती है या रिकॉर्डिंग होती है, ये आपकी चॉइस होती है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।